दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस तरह हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादातर काम जो होते हैं वो सेल्स करते हैं। सेल्स में वो कौन से सेल्स होते हैं जो सेल मेडिएटेड में फंक्शन अदा करते हैं? तो वो तीन होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक, इसको हम कहते हैं टी सेल्स, और फिर टी सेल्स को हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। एक को हम कहते हैं टी हेल्पर सेल्स, जिसको हम सेप्टिटीए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे को हम कहते हैं सी साइटोक्सिक सेल भी आप इसको कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं टी कैलर सेल। और तीसरा जो होते हैं इसको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल, टी कैलर सेल्स, और तीसरे को हम कह सकते हैं टी इन्वेटर सेल भी आप कह सकते हैं, या आप इसको आप कह सकते हैं हाँ टी सप्रेसिव सेल, जिसको हम कहते हैं सप्रेस करना है सेल के फंक्शंस को। तो यहाँ पे अगर आप सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी हेल्पर सेल अपना फंक्शन करते हैं तो ये एक्टिवेशन करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन से सेल्स के साथ हेल्प करते हैं? ये टी किलर सेल्स और टी सप्रेसर सेल्स के साथ हेल्प करते हैं। टी किलर सेल्स नेम से वाज़ेह है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये किलिंग स्टार्ट करेगा। किलिंग आप कौन से सेल्स करेंगे? तो जो पैथोजेंस होते हैं या जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, तो ये किलिंग में फंक्शन अदा करते हैं। और ये जो टी सप्रेसर सेल्स होते हैं, तो ये टी हेल्पर सेल्स और टी किलर सेल्स का जो फंक्शन होते हैं ये सप्रेस करते हैं, ये ज्यादा ओवरएक्ट से बचाते हैं, इसके फंक्शन अपने लिमिट पे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसके बाद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बाद हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं सेल, या इसको आप दूसरा नाम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगर आप इसके नेम पे फोकस करें कि इसका नेम ह्यूमरल क्यों रखा गया है, तो इससे आप सिंपली इसके फंक्शन और इसके जो मतलब इसके जो मैकेनिज्म है आप इससे आप इस पे आप इजी से आप इस समझ जाएंगे। ये जो ह्यूमरल का वर्ड है ये आए हैं फ्लूइड से, और फ्लूइड का मतलब क्या है कि ब्लड में फ्लूइड से मुराद है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में यह एक किस तरह फंक्शन करेगा? तो ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन बनाएगा, एंटीबॉडीज। और यहाँ पे जो ह्यूमरल इम्यूनिटी हम पढ़ेंगे डिटेल से, तो इसमें हमारे साथ जो सेल्स काम करते हैं इसको हम कहते हैं बी सेल्स। और बी सेल्स को हम इसलिए कहते हैं कि ये जब बन जाए बोन मैरो में, तो बोन मैरो में ये मैच्योर होते हैं, और मैच्योर के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और अपना फंक्शन शो करते हैं। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होते हैं बी सेल और टी सेल तकरीबन ये सेम होते हैं, मगर बी सेल में जब भी अपना फंक्शन शो करेगा, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक बी सेल है, या बी सेल से पहले आप एक इन्फेक्टेड सेल ले लें जिसमें कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया वगैरह से अटैक किए, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे ये अपने सरफेस के ऊपर एक एंटीजन शो करेगा। एंटीजन से मुराद हमारा क्या है कि इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं आईडी टैग का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एंटीजन होते हैं ये रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। ये दूसरे सेल को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो सेल है ये पहले से इन्फेक्टेड है और इसको खत्म करना है। तो ये यहाँ पे जो एंटीजन होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो बी सेल्स के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये एंटीजन बने हैं दो चीजों से। एक को हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ओलिगो आते हैं मैनी के लिए, और इसके साथ साथ ये प्रोटीन भी आ सकते हैं। ये जो एंटीजन होते हैं ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन्फेक्टेड सेल के बी सेल के लिए, और ये एंटीजन खुद बनते हैं किस चीज से? ओलिगोसेकेराइड एंड प्रोटीन से। फिर क्या होता है कि जब भी ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एंटीजन ये जो एंटीजन होते हैं ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये इन्फेक्टेड सेल इसने रिप्रेजेंट किया कौन से सेल के लिए? बी सेल्स के लिए। जब भी ये बी सेल्स इसे देखते हैं तो इनको इजीली ये डिटरमाइन होगा कि ये जो सेल है ये पहले इन्फेक्टेड है और ये मेरे बॉडी का अपना सेल नहीं है। ये जो सेल है ये मतलब ये इन्फेक्टेड है और ये मेरे बॉडी के लिए फिर हार्मलेस होगा। तो फिर क्या होगा? ये जो बी सेल होते हैं ये एक्टिवेट, मगर ये जो बी सेल्स होते हैं ये भी एक्टिवेशन
टी हेल्प से काम लेगा। टी हेल्पर सेल्स इसमें अपना फंक्शन शो करेगा। ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ये जाते हैं और जो बी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में ये एक्टिवेट करते हैं, अपने फंक्शन के लिए एक्टिवेशन करते हैं। तो फिर क्या होगा, ये केमिकल सीक्रेट करेगा जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिस्टामिन केमिकल। और हिस्टामिन केमिकल्स के जरिए ये जब भी एक्टिवेट होगा बी सेल्स, या तो इसको आप दूसरा नाम भी कहते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन सेल्स कहते हैं। साइटोकाइन सेल्स के या केमिकल्स की मदद से बी सेल्स जब भी एक्टिवेट होगा तो ये अपना फंक्शन शो करेगा। सबसे पहला फंक्शन बी सेल्स का क्या होगा, बी सेल्स का मेन फंक्शन ये होगा कि ये अपने नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा, ये डिवाइड होंगे, रैपिडली डिवाइड होंगे। और जब ये नंबर इंक्रीज होंगे तो ये फिर दो सेल्स में ये डिवाइड होंगे, ये बी सेल। सबसे पहले ये बनाएंगे कौन से सेल, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। बी सेल्स जब भी नंबर में इंक्रीज होंगे तो फर्दर ये डिवाइड होंगे दो में, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल और दूसरे को हम कहते हैं मेमोरी सेल्स, बी मेमोरी सेल जिसको हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। जब भी प्लाज्मा का वर्ड आ जाए तो यहाँ से मुराद ब्लड है। फॉर एग्जांपल जब ये प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे तो जहाँ ये आएंगे कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में ये फॉर एग्जांपल ये हमारे बॉडी का सेल्स है तो इसके लिए ये क्या बनाएगा, ये बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन तब बनेंगे जब कोई एंटीजेंस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस वगैरह जब भी एंटर होते हैं तो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज जब भी प्लाज्मा सेल में आते हैं तो जब एंटीबॉडीज बनाते हैं तो एंटीबॉडीज ब्लड में छोड़ देते हैं। और आने वाले वक्त में जब भी कोई पैथोजेंस वगैरह हमारे बॉडी में एंटर होंगे तो ये पैथोजेंस को किल कर सकते हैं। इसमें ये प्लाज्मा सेल जब भी एंटीबॉडीज बनाते हैं तो इसमें ब्लड में कौन से हिस्से को छोड़ेगा, एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज फ्यूचर में किस चीज के लिए काम पे आएंगे, पैथोजेंस के किल करने में। मेमोरी सेल का मतलब ये है कि मेमोरी में ये रिक्वायर्ड होंगे। मेमोरी का मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक बी सेल्स है और इसने कोई फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया वगैरह इसने एनगल्प किया या इसमें उसने किल किया तो ये जो बी सेल्स होते हैं ये डाई नहीं होंगे, ना टी सेल्स डाई होंगे और ना बी सेल। जिस तरह हमने पहले फर्स्ट टाइम ऑफ डिफेंस में पढ़ा, जब भी मोनोसाइट्स कोई पैथोजन वगैरह, इस तरह हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़े थे। न्यूट्रोफिल में जब भी कोई पैथोजन वगैरह न्यूट्रोफिल फेगोसाइटस करेंगे तो न्यूट्रोफिल खुद भी वो मरेंगे, डाई होंगे। मगर यहाँ पे बी सेल या टी सेल जो भी पैथोजन वो इनगल्प करेगा या वो किल करेगा तो बी सेल और टी सेल खुद नहीं मरेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये फिर ब्लड स्ट्रीम में रहेंगे, बॉडी में होंगे। और जब भी आने वाले वक्त में फ्यूचर में इस तरह कोई पैथोजेंस भी आएगा, जिस तरह इसने पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वायरस से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वायरस है और ये वायरस इस बी सेल ने यहाँ पे इसने अटैक किया और ये जो वायरस है उसने खत्म किया। फिर आने वाले वक्त में क्या होगा कि जब भी इस तरह वायरस दोबारा आएगा तो इनके साथ एक मेमोरी होगा, इसके साथ ये सारा स्टोरेज में होगा कि पहले भी इस तरह एक वायरस ने हम पर अटैक किया था और ये वायरस हमारे लिए नुकसान है, इसको खत्म करना है। तो मेमोरी सेल्स में ये फंक्शन होता है कि ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं इसमें ये दोबारा अपने साथ ये स्टोर करते हैं कि अगर दोबारा इस तरह पैथोजेंस आते हैं तो उस पैथोजेंस को किल करना है, इसको खत्म करना है। तो ये मेमोरी सेल में भी काम पे आते हैं, ये अपना फंक्शन इस तरह से शो करते हैं। प्लाज्मा सेल्स ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज फिर पैथोजेंस को किल करते हैं। और जब मेमोरी सेल्स की फंक्शन पे आते हैं तो मेमोरी सेल जब यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्टेड सेल हो तो ये के साथ ये रहेगा और जब भी इस तरह कोई पैथोजन दोबारा आने वाले वक्त में हमारे बॉडी में एंटर होगा तो इनके साथ एक मेमोरी होगा और मेमोरी की मदद से वो डायरेक्टली फिर आसानी से किल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में। एंटीबॉडीज जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज और इसको आप दूसरा नाम कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन का उड़ाते हैं प्रोटीन से
और ये हमारे साथ प्रोटीन है हमारे बॉडी के, जो ये किस वक्त काम आएगा, कोई वायरस या बैक्टीरिया या अदर पैरासाइट बैक्टीरिया जब भी हमारे बॉडी में एंटर होंगे तो ये एंटीबॉडीज अपना फंक्शन शो करते हैं। जब एंटीबॉडीज हम पढ़ेंगे तो एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में हम आएंगे कि एंटीबॉडीज वाई शेप स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, वाई शेप स्ट्रक्चर। और जब प्रोटीन की का वर्ड्स आते हैं तो प्रोटीन हमको पता है कि प्रोटीन किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज भी अब प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन यहाँ पे तकरीबन ये 450 से लेके 550 तक अमीनो एसिड से एंटीबॉडीज बनते हैं। जब भी जो एंटीबॉडीज के डिफरेंस जो स्ट्रक्चर होते हैं ये भी अमीनो एसिड नंबर्स पे होते हैं। किस एंटीबॉडी में अमीनो एसिड 450 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 500 भी हो सकते हैं सो ऑन। तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड के नंबर आपको एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताते हैं। फिर क्या होते हैं कि जब भी यहाँ पे एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये दो पोर्शन होते हैं। एक यहाँ पे होते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन का मतलब क्या है, वेरिएबल चेंज होते हैं, अपने आप में चेंज ला सकते हैं। और दूसरे को हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन। ये जो टेल होते हैं एंटीबॉडीज के इसको हम कांस्टेंट रीजन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल रीजन होते हैं ये तकरीबन 110 से लेके 120 अमीनो एसिड से बनते हैं। और ये जो टेल होते हैं ये यहाँ पे ये कांस्टेंट होते हैं, ये अपने आप में चेंज नहीं ला सकते। तो ये इसके जो हेड होते हैं और टेल में इसमें फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, तो ये जो हेड एरिया होते हैं, हेड एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी कोई एंटीजन अटैच होगा, एंटीजन का मतलब क्या है, एंटीजन हर वो सब्सटेंस को कहते हैं जिसको हम जो हमारे बॉडी को या हमारे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। एंटीबॉडीज हमारे एंटीजन हमारे अपने सेल्स भी होते हैं और एंटीजन बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी होते हैं। तो जब भी एंटीजन आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजन अटैच होता है, तो ये एंटीजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है या वायरस है। ये बाइंडिंग साइड होगा ये हेड रीजन, और जब भी बैक्टीरिया बाइंड होगा तो ये टेल की मदद से यहाँ पे जो टेल स्ट्रक्चर है ये फिर क्या करेगा, उस बैक्टीरिया या वायरस जो भी है इनको किल करेगा। तो यहाँ पे ये दो रीजन होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। याद रखें एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में हम जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर आते हैं तो इसमें 2 चेन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं 2 हेवी चेन्स होते हैं, सॉरी 4 चेन्स होते हैं, 2 हेवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन्स होते हैं। हेवी और लाइट इसको हम इसलिए कहते हैं जिसमें अमीनो एसिड नंबर कुछ में ज्यादा होगा और कुछ में कम होगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि एंटीबॉडीज जब भी हम पढ़ेंगे तो एंटीबॉडीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, तकरीबन 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा पर इसमें एक होते हैं IgM हम लिखते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं। दूसरे को हम कहते हैं IgE, ये एक एंटीबॉडीज होते हैं जिसको हम कहते हैं IgE, और दूसरे को हम कहते हैं IgG एंड IgD, और एक जो होते हैं फंक्शन नंबर इसको हम कहते हैं IgA। फिर ये जो 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं हमारे बॉडी में, ये अपना फंक्शन के जो फंक्शन शो करते हैं तो ये एक तरह के नहीं होते। सबसे पहले जो हम IgM में आते हैं, IgM ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं, ये अपना फंक्शन क्लस्टर के फॉर्म में शो करेगा। क्लस्टर का मतलब ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया एक वायरस वगैरह हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, ये एक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज आएगा और इसके साथ अटैच होगा। यहाँ पे ये एंटीबॉडीज क्लस्टर फॉर्म में आएंगे, ज्यादा नंबर में आएंगे, तकरीबन 5 से लेके 15 एंटीबॉडीज IgM आके यहाँ बैक्टीरिया के इर्द गिर्द अटैच होंगे। तो ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करेंगे और न्यूट्रलाइज के बाद इसके जो पैथोजेंस होते हैं, इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उन मटेरियल को खत्म करके इनको फिर छोड़ देते हैं। जहाँ तक टॉक्सिक मटेरियल का जिक्र आता है, टॉक्सिक हमारे बॉडी को नुकसान देगा, और ये जब भी ये टॉक्सिक चीजें खत्म होंगे तो ये बैक्टीरिया किसी काम का नहीं रहेगा। तो IgM क्लस्टर फॉर्म में अपना फंक्शन शो करेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं कि जब भी
सिंगल एंटीबॉडीज अपना फंक्शन शो करेंगे। तो इसको हम कहते हैं IgD, ये कैपिटल से भी आप लिख सकते हैं, IgD है, E है, और दूसरा जो हम कहते हैं उसको हम E कहते हैं। ये IgD और IgG जो तीन होते हैं ये सिंगल, जब भी ये अपना फंक्शन शो करते हैं तो ये सिंगल एंटीबॉडीज फंक्शन, यहाँ पे ये क्लस्टर फॉर्म में ज्यादा एंटीबॉडीज आएंगे। जो सिंगल किस तरह अपना फंक्शन शो करेगा, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया में सिर्फ एक एंटीबॉडी से वो आप कवर कर सकते हैं। तो जब सिंगल बैक्टीरिया एंटीबॉडीज फंक्शन शो करेंगे तो इसमें हम IgE, IgG एंड IgD का नाम ले सकते हैं। फिर हम आते हैं जब भी हम अटैच एंटीबॉडीज का जिक्र करते हैं दूसरे में, तो हम इसको हम कहते हैं IgA। ये दो भी आ सकते हैं, ये अटैच होंगे, दो IgA एंटीबॉडीज अटैच होंगे और अपना फंक्शन शो करते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया कि ये क्लस्टर फॉर्म में अपना फंक्शन शो करेगा। क्लस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि ज्यादा नंबर में होगा। अच्छा, फिर हम एंटीबॉडीज के फंक्शन में आते हैं कि एंटीबॉडीज कौन से फंक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज के फंक्शन में सबसे पहले ये जो अपना फंक्शन करते हैं ये हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कोई पैथोजेंस वगैरह आपके बॉडी में हो तो इससे जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं नॉन टॉक्सिक में, और ये आपके बॉडी से उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इनको कम कर सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि ये जो आपके बॉडी में प्रोटीन होते हैं इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने पढ़े थे कि जब भी फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया वगैरह आपके बॉडी में हो तो यहाँ पे ये एंटीबॉडीज आते हैं। कौन से एंटीबॉडीज आते हैं, जिस पर हम कहते हैं सिंगल एक एंटीबॉडी है, तो यहाँ पे इस आपके बॉडी में प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं C1, C2 एंड C4। उस प्रोटीन को ये एक्टिवेट करते हैं, और जब ये एक्टिवेट होंगे तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इन्फ्लेमेशन में भी काम करते हैं, जिस तरह कोई इंजरी वगैरह, या आपके बॉडी में ये क्या करते हैं एक जगह पे ये जमा भी कर सकते हैं और फिर इसको क्या करते हैं किल भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के एक्टिवेशन में भी एंटीबॉडीज अपना फंक्शन शो करते हैं। तीसरा क्या होते हैं कि ये तीसरा फंक्शन एंटीबॉडीज का ये भी है कि फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में हो या वायरस वगैरह, तो ये इस बैक्टीरिया में कौन सा ये यहाँ पे सेल है हमारी बॉडी में, इसको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। और इस नेचुरल किलर सेल्स का मतलब ये भी है कि ये इसमें एबिलिटी ये है कि ये एक सेल को किल करेगा। कौन से सेल को? इन्फेक्टेड सेल को। वो सेल जो पहले से इन्फेक्टेड है यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इस पे अटैक किया है, तो ये नेचुरल किलर सेल एंटीबॉडीज की मदद से एक्टिवेट होगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो इसके बाद ये नेचुरल किलर सेल अपना फंक्शन शो करेगा और जो चीजें आपके बदन में आए हैं उनको खत्म करेगा यानी इनको रिमूव करेगा। तो एंटीबॉडीज का एक स्पेसिफिक फंक्शन ये भी है। फिर इसके बाद एक टॉपिक और भी है, इंशाल्लाह वो बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। स्टार्ट